सो हेलो गाइस। तो सोलो लेवलिंग के रिव्यू करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ, विच इज़ जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट इन ईच एनिमेस प्लॉट। ये चीज़ का हम लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि भाई देख, हर वक्त साला एक ही प्लॉट से स्टोरी को जोड़ते रहता है। बट हम लोग ये कभी सवाल नहीं करते हैं कि क्यों इसी प्लॉट से ढेरों स्टोरीज बनी है इन द एनिमे वर्स। जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होने के बाद भी कि ये कमज़ोर कैरेक्टर एक टाइम में जाके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनेगा इन द स्टोरी, तो फिर भी हम लोग उस स्टोरी को क्यों देखते हैं? इट्स बिकॉज द स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स फ्रॉम विच अ मेन कैरेक्टर गोज थ्रू। मेन कैरेक्टर हर एक सर्कमस्टांसेस को और अपने हार्डशिप्स को एज अ चैलेंज लेता है एंड प्रोमिसेस हिमसेल्फ ही विल गोना बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जो कि ऐसा माइंडसेट बहुत कम लोगों के अंदर होता है। एंड इसी को हम लोग एज अ सेंटर ऑफ सोर्स पकड़ लेते हैं एंड दैट्स हाउ अ राइटर प्लेज विथ योर ब्रेन। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भाई अब ये बंदा सबसे कमज़ोर तो है, पर ये किस टाइप का सर्कमस्टांसेस में फंसेगा एंड किस तरह के गोल स्टोरी में आगे जाके रिवील हो गए। यही सब क्यूरियोसिटी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को वर्ल्ड बिल्डिंग से रूबरू कराते हैं कि ये वर्ल्ड सबसे ज़्यादा डार्क और रॉटन पीपल से भरे पड़े हैं एंड द मेन कैरेक्टर हु इज़ द मोस्ट वीकेस्ट इन दिस वर्ल्ड makes a promise that I will gonna erase the corrupted leaders, and at last I will reveal the dark truths of my own powerful world। और इसी तरह वर्ल्ड बिल्डिंग में मेन कैरेक्टर जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट को लेके अपने हार्डशिप्स को फेस करके, चैलेंजेस को स्वीकार करके स्टेप बाय स्टेप लेवल अप होता है। एंड वो कैरेक्टर इसीलिए नहीं स्ट्रांग हो रहा है कि उसको दुनिया को कॉन्कर करना है, वो इसीलिए स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज ही हैज़ अ गोल टू हेल्प पीपल, to give justice to people and justifying himself that what does it mean to be a most weakest person in his own world। एक कमज़ोर व्यक्ति को ही पता होता है लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में एंड फॉर दिस रीज़न ही लेवल्स अप एंड ही मेक्स एन एग्जाम्पल दैट दिस इज हाउ योर रिडेम्पशन आर्क शुड बी। सोलो लेवलिंग, इसका नाम ही इस एनिमे को जस्टिफाई करता है, which means the main character will be level up no matter what the situation is। जब सोलो लेवलिंग का रूमर्स आता था कि इसका एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है, तो कम्युनिटी में लिटरली बूम हो जाता था कि भाई कब आ रहा है एनिमे इसका। एंड जब पता चलता था कि ये बस एक रूमर्स था, तो लोग एक्चुअली बहुत ऑफेंड हो जाते थे बिकॉज इसका पॉपुलैरिटी और क्रेज इतना था उस टाइम कि अगर ये रिलीज हुआ देन इट विल बी इन द ट्रेंडिंग लिस्ट फॉर श्योर। अब तुम लोग पूछोगे ऐसा क्या था इसमें, then let me tell you, Solo Leveling has the best art style in the manga or manhwa verse, like इसके character designs, color panels, the environment of the background, the gaming setup in this story, the game design and lastly the power limits of this manhwa। ये सब चीज़ का आर्ट इतना ज़्यादा लोगों पे अफेक्ट किया था कि it's actually mind blowing। The direction of each and every scenes and creating the environment, जब मेन कैरेक्टर अपने रेज मोड में रहता है उसको इतना अच्छा कलर ग्रेडिंग से दिखाया गया है कि लोगों को इसके एनिमेशन से बहुत उम्मीदें बैठ गई थी, जो कि A1 पिक्चर्स एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू खड़े उतरे हैं बिकॉज आई डिडंट फाउंड एनी फ्लॉज अबाउट द एनिमेशन ऑफ दिस स्टोरी। वो चाहे कैरेक्टर डिज़ाइन का एडेप्टेशन हो, कैमरा एंगल्स हो और जो एटमॉस्फेयर डबल डंजन में था उसको हूबहू अडेप्ट करना अपने में ही बहुत क्रेडिट का बात है। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडियोज बहुत सीन्स को बेकार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोक्यो घूल, जहाँ केनिकी का टॉर्चर होता है, वो सीन्स को एकदम एग्जैक्ट अडेप्ट करने में पीरियड स्टूडियो हक दिया था। बट इन सोलो लेवलिंग केस A1 पिक्चर्स ने फैंस के कई सारे सीन्स को बहुत बढ़िया अडेप्ट किए हैं, जैसे डबल डंजन का वो ट्रैजिक एनवायरनमेंट या फिर जब संग जिन वू फॉर द फर्स्ट टाइम और राइज बोलता है इन फ्रंट ऑफ द रेड सोल्जर इग्रिस। ऐसे बहुत सीन्स को बहुत अच्छे डायनेमिक शॉट से क्रिएट किया गया है कि जब लोग देखे उनको अपने एक्सपेक्टेशन पर नाज हो। अब बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस शो को बहुत पीक बनाता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सोलो लेवलिंग में सिर्फ फाइट्स है, सिर्फ फाइट्स, बट मानवा पढ़ने टाइम हम सब डायलॉग से ज़्यादा एपिक सीन्स पर फोकस करते हैं, जैसे स्टोरी के मेन मोटिव को लोग समझते नहीं है एंड इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि सोलो लेवलिंग में सिर्फ फाइट है। बट एनिमेशन में डायलॉग्स के नरेशन को एपिक सीन्स के साथ इतना बढ़िया जब मर्ज किया जाता है, देन इट इज़ प्रिटी मच क्लियर कि वाई एनिमेशन चेंजेस द होल इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन्स।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर संग जिन वू के ट्रैजिक सीन्स को और उसके फाइट्स को गौर से देखोगे देन यू विल कम टू नो दैट उसके पीछे के मोनोलॉग्स को एनीमे में बहुत डीपली समझाया गया है, विच जस्टिफाइज दैट कि क्यों संग जिन वू अकेले स्टोरी में लेवल अप कर रहा है, एंड दैट इज द होल रीजन कि क्यों इस स्टोरी का नाम सोलो लेवलिंग है। बट इन माई एस्पेक्ट ऑल्सो देयर इज ओनली वन फ्लॉ अबाउट द एनिमेशन ऑफ दिस सीरीज, जो कि है द पेसिंग ऑफ दिस सीरीज। लोगों ने पेसिंग को लेके जो कंप्लेन किया है दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड, बिकॉज स्टूडियो ने मानवा के कई छोटे छोटे सीन्स को स्किप किया है। देखो ये एक टाइम में तो ठीक लगता है, बट एज अ मानवा रीडर हम लोग को पता है आप अगर ये चीज हर बार करोगे देन ये कहीं ना कहीं स्टोरी के एक्चुअल सेटअप को आप खराब कर रहे हो। एंड इवन पिक्चर्स ने बहुत सीन्स खुद से भी रिक्रिएट किए हैं, जिस स्टोरी को एक नयापन और उसके होल्स को भरने के साथ साथ स्टोरी के एक्चुअल सीन्स के प्रोसेस को स्लो भी कर दिया गया है, जिससे स्टोरी तो आगे बढ़ रही है बट बहुत धीरे प्रोसेस हो रहा है। मैं अभी तक शॉक हूँ जब चायान को फर्स्ट एपिसोड में दिखा दिया गया था, एंड द जेजू आइलैंड सीन जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था, मैं एक्चुअली उसको देख के डर गया था कि क्या इस शो का भी हाल गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसा होगा क्या। बट आई नो कि जेजू आइलैंड एक बहुत बड़ा आर्क है, बट इतना जल्दी उसको दिखाना वो भी फर्स्ट एपिसोड में मुझे सही नहीं लगा। बस यही एक फ्लॉ है इस सीरीज का, बट ओवरऑल नरेशन एंड स्टोरी वाज क्वाइट बैलेंस्ड, जो आप एक्चुअली बहुत एंजॉय करोगे। वन थिंग आई लाइक अबाउट संग जिन वू इन द स्टोरी दैट Sung Jin Woo was strong not because of his powers. He was strong because he understood what it's meant to be weak. He actually observed the all crisis phase and he grew through it. That's one personality which makes him as a solo leveler in this series. चलो टेक्निकल एस्पेक्ट्स और कंक्लूजन की तो बातें बहुत हो गई। Now it's time to explain the story and overall recommendation part of this video. सोलो लेवलिंग का दुनिया बहुत सिंपल था, बट पोर्टल्स आने के पहले सोलो लेवलिंग के स्टोरी में हर जगह तरह तरह के पोर्टल्स ओपन होता है, जो अंदर से देखे तो एक डंजन है जिसमें बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। लाइक शो में ये लोगों को मैजिक बीस्ट बोला गया है, एंड इन मॉन्स्टर्स को हम लोग अपने ह्यूमन लेवल वेपन से लाइक गन्स, बॉम्ब्स या मिसाइल से नहीं मार सकते। तो इन लोगों को मारने के लिए हंटर्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर लेवल्स होते हैं, एंड ये हंटर्स डिफरेंट गिल्ड से असाइन होते हैं, जो एक एसोसिएशन होता है जहां सिलेक्टेड हंटर्स को ही ट्रेनिंग दिया जाता है अपने पावर लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब डंजन्स अगर 7 दिन के पहले अगर नहीं बंद किया गया देन उस पर्टिकुलर डंजन से बहुत सारे बीस्ट यानी कि मॉन्स्टर्स रिलीज हो जाएंगे, एंड देन इट विल बी अ थ्रेट टू द ह्यूमन वर्ल्ड। तो 7 दिन के पहले हंटर्स को पोर्टल के अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, एंड तभी जाके वो पोर्टल बंद होगा। अब हंटर्स को भी रैंक में क्लासिफाइड किया गया है। अब रैंक्स क्लासिफाई किया जाए तो देयर आर टोटल 6 रैंक्स विच इज S, A, B, C, D एंड E। जैसे वन पंच मैन में हीरोज का रैंकिंग है, जस्ट लाइक दैट इसमें भी हंटर्स का रैंकिंग है। सो S क्लास इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकिंग, एंड वैसे ही E इज फॉर द वीकेस्ट हंटर्स, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर संग जिन वू आते हैं। संग जिन वू इतना ज्यादा वीक है कि अगर वो E रैंक के भी डंजन में जाता है देन आराम से इंजर्ड होके चला आता है, एंड डंजन्स को भी मींस जो पोर्टल्स है उसको भी रैंक किया जाता है। जैसे S रैंक के डंजन्स सबसे डेंजरस है एंड E के डंजन सबसे इजीएस्ट है, एंड संग जिन वू E के डंजन्स में इंजर्ड होके चला आता है, तो सोचो वो कितना ज्यादा वीक है। बट एज आई सेड द स्टोरी हैज द जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट, तो एक ना एक दिन संग जिन वू विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, एंड वो कैसे बनता है ये तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। ऐसा क्या हुआ E रैंक के डंजन में जो सबसे इजीएस्ट डंजन है, उस डंजन में ऐसा क्या ट्रैजिक हुआ जिससे संग जिन वू का पूरा जिंदगी सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट से भर गया, एंड वो अपने टीम से कितने लोगों को खोया, एंड व्हाट वाज द ट्रेजेडीज व्हिच मेड हिम द सोलो लेवलर, एंड ऐसे कौन से एक मॉन्स्टर से संग जिन वू और उसके टीम के लोगों के साथ पाला पड़ा जिसे सबका लाइफ एंड इंक्लूडिंग द मेन कैरेक्टर्स लाइफ पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये जो सारे सवाल है, ट्रेजेडीज है, एंड द रियल क्वेश्चन इज
how Sungjin would dealt with that situation by being the most weakest hunter of all mankind. Lastly, किस तरह संगजिन वो ये सारे चीज़ों को ओवरकम करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, ये जानने के लिए यू हैव टू सी दिस जर्नी कॉल्ड सोलो लेवलिंग. लास्टली आई विल से, लोगों का बात मत सुनना कि इस स्टोरी में बस फाइट है. This anime has the goosebumps like monologues which actually creates a interesting environment around their fans. संगजिन वू के motivations को आप जब सुनोगे then you will gonna full of excitements that how संगजिन वू overcome his tragedies. संगजिन वू इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसीलिए करता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है एंड उसकी बहन के कॉलेज के लिए पैसे कलेक्ट करने होते हैं. And being the weakest hunter also, he takes this kind of risk to serve his family. There are more reasons to see this show, but मेरे लिए ये कुछ reasons हैं जिसके लिए आपको ये show देखना चाहिए, which are art style, fight scenes, animations, song and monologues. These are the reasons why you should watch this anime. And there is one more big reason which is इस एनिमे के म्यूजिक को बनाया गया है हिरोयुकी सवानो के द्वारा, जिसने अटैक ऑन टाइटन्स के मास्टरपीस ओएसटीज बनाया है. So now you can predict why this anime will be the greatest. मेरी बात मत सुनो, खुद जाओ ट्राई करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या तुमने ये एनिमे या इसका मानुआ पढ़ा है. अगर पढ़ा है देन बताओ ये शो कितना पीक है. आई रिकमेंड यू ऑल दिस टू सी दिस पीक फिक्शन. Till then, Sabba Ghair, Sayonara, Tata, goodbye.